वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं समाज शास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर के इस वीडियो में, जिसमें हम लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। न्यू मॉडल पेपर होगा यह 2023 की परीक्षाओं के लिए। इससे पहले लगभग 3 मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये चौथा मॉडल पेपर है, तो 2 आपके सब्जेक्टिव मॉडल पेपर हैं और 2 आपके लिखित मतलब ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। तो अगर इन चारों को देख करके जाइएगा, कैसी भी परीक्षा आपकी हो रही, चाहे लिखित चाहे ऑब्जेक्टिव, आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं समाजशास्त्र से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे, ये आपके पेपर का नाम होता है। तो यहीं से प्रश्न पूछे आते हैं। पिछला जो मॉडल पेपर था उसमें हमने लगभग शुरुआत के 12 चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। उसके बाद में जो बनने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, चूँकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो अगला चैप्टर आपका 13वां चैप्टर क्या है भाई? 13वें चैप्टर का आपके नाम है पारिवारिक समस्याएं। दहेज हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, ये सब पारिवारिक समस्याएं होती हैं। तो आइए इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ से लगभग इस चैप्टर से एक से 2 प्रश्न हमेशा आता ही रहता है, चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो। चलिए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? द प्रॉब्लम ऑफ डेयरी एमंग हिंदू इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ मैरिज? दैव विवाह यानी देव मैरिज, ब्रह्म विवाह या आर्ष विवाह या गांधार विवाह? तो किस विवाह में भाई दहेज की समस्या विवाह के स्वरूप में एक प्रकार से देखी जा सकती है? दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप में? चूँकि विवाह कई प्रकार की होती है, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 8 प्रकार के विवाह की बात कही गई है। तो उसमें देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गांधार विवाह, ऋषि विवाह, इस प्रकार से विवाह के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उनमें से किस विवाह में दहेज दिया लिया जाता है? एक समस्या बनी हुई, तो किस विवाह में भाई? तो विवाह है आपका ब्रह्म विवाह। किस विवाह में? ब्रह्म विवाह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, और प्रेम वाला जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो आपसे पूछे कि अगर बताइए कि प्रेम विवाह किसे कहते हैं? वर्तमान का जो प्रेम विवाह है वो प्राचीन काल में उसको क्या कहा जाता था? तो आप बताइएगा गांधार विवाह कहा जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा दहेज की अवधारणा से संबंधित है? बताए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरी? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो कौन सी दशा है भाई? देखिए, वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष की श्रेष्ठता स्वीकार करना, या फिर वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना। वधू माने कन्या, वर माने एक प्रकार से जो वर, समझ ही रहे हैं आप लोग, पुरुष पक्ष। ठीक है। तीसरा, वर वधू द्वारा स्वेच्छा से अपनी पुत्री को कुछ उपहार देना, या विवाह के बाद वर पक्ष के द्वारा नववधू को मूल्यवान उपहार देने के लिए दबाव डालना। ये बताए एक प्रकार से कौन सी दशा दहेज की अवधारणा से रिलेटेड है, संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना, ये क्या है? ये दहेज की अवधारणा है क्या? या वर वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष की श्रेष्ठता स्वीकार करना? नहीं, वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना, ये एक प्रकार से दहेज की समस्या कही जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर वर वधू पक्ष जो होगा स्वेच्छा से अपनी पुत्री को कुछ उपहार देगा तो वो तो एक प्रकार से दहेज का बढ़िया रूप माना जाएगा, लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर दहेज समस्या की। तो दहेज की अवधारणा एक प्रकार से वर पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, कभी कभी वधू पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य किया जाता है कि भाई आपको इतना रुपया देना है। इस प्रकार से पहले से ही तय कर दिया जाता है कि भाई आपको हम 1.5 लाख रुपया और एक हीरो होंडा गाड़ी देंगे, या इस प्रकार से फिक्स होता है पहले से। तो एक प्रकार से ये जो चीज़ें हैं यही होती है दहेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा दीजिएगा। ये समस्या को निर्धारित करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा दहेज प्रथा का कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ डोरी? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है दहेज प्रथा का कारण है? तो कौन सी दशा दहेज प्रथा का कारण है भाई? देखिए, समाज में काले धन की अधिकता नहीं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं, ब्रह्म विवाह की प्रथा, यही ठीक है। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म विवाह जो होता है उसी में एक प्रथा है जिसको हम दहेज के नाम से जानते हैं। कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को
कुछ उपहार के स्वरूप में दिया जाता है और बहुत सारे लोग बाध्य भी करते हैं। जब समस्या की बात हुई तो बाध्यता वहाँ पर जाहिर सी बात है आ जाती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जाति में दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टेस डुअरी सिस्टम इज स्टिल प्रिविलिंग? बताएं। ब्राह्मण जातियों में, वैश्य जातियों में, निम्न जातियों में या इन सभी में? तो आप सभी को पता होगा इन सभी जातियों में दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है और एक प्रकार से विवाह में दहेज के बिना शादियां ही नहीं होती हैं। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें युवाओं को आगे आना पड़ेगा कि भाई मैं दहेज नहीं लूँगा, लड़की कहे मैं नहीं दहेज नहीं दूंगी, लड़का बोले मैं दहेज नहीं लूँगा। जब तक एक प्रकार से ये नहीं होगा तब तक दहेज तो उपहार के रूप में अब सभी लोग देने लगे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसी को लेकर के, दहेज को लेकर के बहुत ज़्यादा, दहेज में होता क्या है मैं आपको बता दूं। एक समस्या ये इसलिए बन गई है क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा लोग आंकने लगते हैं कि फलाने के ब्याहे में 2 हंडा आवा रहा, हमारे में 1 हंडा आवा, तो 2 हंडा जकर में आवत है कि प्रतिष्ठा ऊँच हो गई समाज में। अरे फलाने के जो है ये आवा, यही मेरे सिंगारदानी, यही मेरे बेड आवा, अरे का मतलब फलाने ही आवा कि का आवा। लेकिन क्या होता है समाज में बैठ करके 4 औरतें बैठ जाएंगी, परपंच करेंगी गांव में बैठ करके, अरे उनके इनाम मिला 1.5 लाख कहीं रहा, 1 लाख दीस। तो अब जिसके घर में आई है दुल्हन, अब उसकी सास मान लेते हैं, वो थोड़ा सा है परपंची, तो बैठेगी समाज में, तो समाज में लोग उनको जो उनकी जो हित मित्र होंगी गांव की, वो उनको खूब चढ़ा देंगी ऊपर। वो आएंगी घर में, फिर बहू से झगड़ा करेंगी, लड़ाई करेंगी, इस प्रकार से चीज़ें आप देखते हैं दहेज के लिए। तो यही सब होता है, प्रतिष्ठा लोग लाग लेते कि अरे वो उतना धीस, सोने का खखरा धीस, ये दुनिया भर का टीम टाम करते हैं। यही दिक्कत हो गई है कि समाज का क्या दिखाना है, समाज का दिखावे का मतलब है यार हम ना दी थे ना ली थे, काम खत्म। तो इस प्रकार से जब हमारे देश के जो है युवा साथी सामने आएंगे या हमारे जो दादा परदादा हैं वो सामने आएंगे कि भाई मैं दहेज नहीं देता हूँ, ना मैं दहेज देता हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा मैं कमा लूँगा यार, कितना 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे उतना तो आप कमाए ले वो कबो, अगर शरीर आपका सही रहा तो क्या मतलब है उसका। लेकिन फिर भी लोग देते लेते, स्वेच्छा से अगर कोई दे रहा तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। लेकिन जब उससे ज़बरदस्ती आप करते तो फिर दिक्कत की बात है। प्रश्न है, हिंदू में या हिंदुओं में किस एक दशा को दहेज का दुष्परिणाम कहा जाएगा? एमंग हिंदूज विच इज एविल कॉन्क्वेंस ऑफ डोरी? बेरोजगारी में वृद्धि, निम्न जीवन स्तर, महिलाओं द्वारा नौकरी या आर्थिक अपराधों में वृद्धि। तो एक दशा को दहेज का दुष्परिणाम कहा जाता है, इनमें से जो कौन सी दशा है भाई जिसको दुष्परिणाम कहा जाता है दहेज का? तो दशा होती है आपकी निम्न जीवन स्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा कमाए रखे तो लड़की की शादी में सारा खर्च कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पास किया है? इन विच ईयर द गवर्नमेंट पास्ड डोरी प्रोहिबिशन एक्ट टू रेस्ट्रिक्ट डोरी इन इंडिया? यानी दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पास किया है? तो किस वर्ष पास किया भाई दहेज निरोधक अधिनियम भारत सरकार ने? तो वो पास किया है कब? उसने पास किया है 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से दहेज को प्रोत्साहन देने वाली कौन सी दशा उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इनकरेज डोरी? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताएं। निम्नलिखित में से दहेज को प्रोत्साहन करने वाली कौन सी दशा उत्तरदायी इनमें से भाई? तो कौन सी दशा उत्तरदायी है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है ये एक प्रकार से दहेज प्रथा को प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार घरेलू हिंसा का सही उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? बताएं, किसी स्त्री का अपहरण करना या किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा स्त्री के साथ बलात्कार करना या पति द्वारा पत्नी को अनैतिक व्यापार के लिए बाध्य करना या बाजार में लड़की से किसी युवक द्वारा छेड़छाड़ कराना? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? तो एक प्रकार से घरेलू हिंसा का जो सही उदाहरण इनमें से है वो कौन सा हो सकता है आपका? बिल्कुल पति के द्वारा पत्नी को अनैतिक व्यापार के लिए बाध्य करना, ये घरेलू हिंसा हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगले चैप्टर से। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? आप सभी लोग देखने का प्रयास, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला चैप्टर है आपका विवाह विच्छेद को लेकर के। विवाह विच्छेद को क्या बोलते हैं? विवाह विच्छेद को क्या बोलते हैं?
विवाह विच्छेद को बोलते हैं डिवोर्स यानी तलाक। अच्छा, एक आध प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है कब घोषित किया गया है। महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है बड़ा फेमस है, एग्जाम में प्रश्न आता रहता है हमेशा। तो ये घोषित किया गया था 2001 में, ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण जो है वर्ष घोषित किया गया था 2001 को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। तो विवाह विच्छेद को बोलते हैं डिवोर्स या तलाक। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि भारत में, देखेंगे सभी लोग, भारत में हिंदू स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार देने वाले हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इन विच ईयर द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइडिंग राइट ऑफ डिवोर्स ऑफ हिंदू वुमेन वाज पास्ड इन इंडिया। तो जो एक प्रकार से ये पास हुआ था, ये कब पास हुआ था भाई, 1954-55 में पास हुआ था। तो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा हो तो आप ध्यान दीजिएगा, 55 दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 55 में अधिनियम आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह विच्छेद को शामिल किया गया। हिंदू धर्म ग्रंथ में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी, तलाक या डिवोर्स की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संस्कार जो होते हैं उसमें तोड़फाड़ नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी समझौता कोई है तो समझौता कभी भी भंग हो सकता है। जैसे मुस्लिम मैरिज हो गई, ईसाई मैरिज हो गई, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझौता होते हैं। मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कभी भी भंग हो सकता है, क्योंकि एक समझौता तो कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन संस्कार जो होता है वो 7 जन्मों का माना जाता है, तो वो भंग नहीं होता। तो इसीलिए हिंदुओं में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी, डिवोर्स की या विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी। हुआ क्या कि भाई 1955 ईस्वी में केस सामने आने लगे, कई प्रकार की चीज़ें, चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस के बाद में आप देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं या दारू पी करके प्रताड़ित करते हैं महिला को। तो इससे क्या होता है कि भाई नहीं रहना चाहती है आपके साथ, तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि अगर ऐसी स्थिति आती है, सिचुएशंस आती है, तो विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई। तो 1955 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। परंपरागत रूप से एक मुस्लिम पति के द्वारा अपनी पत्नी को एक पक्षीय रूप से तलाक देने की घोषणा को सामाजिक स्वीकृति मिलना तलाक के किस रूप से संबंधित है। ट्रेडिशनली इज वन साइडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स बाय अ मुस्लिम हस्बैंड टू हर वाइफ इज सोशली sanctioned अंडर विच सेक्शंस अंडर विच फ्रॉम ऑफ मुस्लिम डिवोर्स। तलाक हसन, तलाकुल बिदत या मुबरत या जिहर। अच्छा, इन सभी के बारे में आप देखिएगा, जो हमने कल मॉडल पेपर आपको दिया था उसमें मैंने विस्तार से आपको बताया था। तो अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलाकुल बिदत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में कौन सी एक दशा विवाह विच्छेद की दर में होने वाली वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। Which one of the following conditions is a main cases of increasing rate of divorce in Indian society? नैतिक मूल्यों में परिवर्तन यानी चेंज इन मोरल वैल्यूज़, या संयुक्त परिवारों का विघटन यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज़, या अंतर जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज, या आर्थिक कठिनाई या इकोनॉमिक हार्डशिप। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। भारतीय समाज में कौन सी एक दशा विवाह विच्छेद की दर में होने वाली वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। तो एक प्रमुख कारण क्या है भाई, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद नैतिक मूल्यों में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है, उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की चीजें आई हैं, चेंज इन मोरल वैल्यूज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विवाह विच्छेद अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह करने वाले स्त्री पुरुष को यह अधिकार है कि, क्या अधिकार है, कपल मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हैव द राइट। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में, हिंदू विवाह अधिनियम आया था 1955 में। ऑब्जेक्टिव में दोनों प्रश्न आप क्या सकते हैं, तो आप बताएं विवाह करने वाले स्त्री पुरुष को यह अधिकार है, कौन सा अधिकार है, कि पति पत्नी में से एक पक्ष दूसरे पक्ष से विवाह विच्छेद की घोषणा कर सकता है, या पति अपनी पत्नी को क्षतिपूर्ति देकर उससे अलग हो सकता है, या पति पत्नी में से कोई एक अपनी इच्छा से अस्थायी रूप से दूसरे से अलग रह सकता है, या पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का लिखित समझौता
कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पति पत्नी पारस्परिक सहमति से, यानी दोनों की सहमति होना परम आवश्यक है। तो पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का लिखित समझौता कर अलग रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, भारत में मुस्लिम महिला अधिनियम या विवाह संरक्षण अधिनियम मुस्लिमों से रिलेटेड किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर मुस्लिम वीमेन मैरिज राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? तो वो पास्ट कब हुआ था भाई? वो पास्ट हुआ था आपका 2019 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से आप विवाह विच्छेद को क्या कहेंगे? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट वुड यू कॉल डिवोर्स? कुशासन मतलब कुसमायोजन की दशा बोलेंगे, या लैंगिक समानता की दशा बोलेंगे, या अलगाव की दशा बोलेंगे, या विसंगति की दशा बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कुसमायोजन की दशा। क्या बोलेंगे कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो कुसमायोजन की दशा, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा डिवोर्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेक्स्ट चैप्टर से आपका आ चुका है। अगले चैप्टर का आपके नाम है 15 नंबर चैप्टर। उसमें आपको पढ़ना होता है आंतरिक एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष, यानी जिसको आप अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। अंतः पीढ़ी संघर्ष मतलब होता है जब समान पीढ़ियों में संघर्ष होता है तो वैचारिक संघर्ष, और अगर बात की जाए आपके दादा परदादा और आपके बीच के संघर्ष की बात, यानी दो या दो से अधिक पीढ़ियों के बीच में होने वाले संघर्ष को अंतर पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और मानसिक तनाव की दशा से होता है अंतर पीढ़ी का संघर्ष, ठीक है। अंतर पीढ़ी संघर्ष का संबंध एक ऐसी दशा से होता है जिसमें एक पीढ़ी के प्रति दूसरी पीढ़ी के लोगों में उदासीनता, प्रतिकूलता और विरोध की भावना बढ़ने लगती है। और आप देखते हैं इसी प्रकार से कई संक्रमणकालीन समाज की विशेषता होती है अंतर पीढ़ी संघर्ष। जैसे कि आप देखते हैं कि आप धोती कुर्ता आपके दादा परदादा पहनते थे, आप लोग पैंट शर्ट टाई लगा करके घूमते हैं, सेंट मारते, परफ्यूम मारते हैं, तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष का सीधा सा मतलब होता है, अंतः माने एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होने वाला, अंतर पीढ़ी मतलब कि अलग अलग पीढ़ियों के बीच में होने वाला संघर्ष। प्रश्न आपका आ चुका है पहला इस चैप्टर से। प्रश्न है कि युवा पीढ़ी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनियंत्रित मांग के फलस्वरूप आज निम्नांकित में से कौन सी एक समस्या उत्पन्न हुई है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैज़ इमर्ज्ड ड्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन यंग जनरेशन? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। युवा पीढ़ी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनियंत्रित मांग के फलस्वरूप आज निम्नांकित में से कौन सी एक समस्या उत्पन्न हो गई है? तो समस्या जो उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न हुई अंतर पीढ़ी संघर्ष की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आंतरिक पीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा एक मतलब कारण नहीं, मतलब 3 कारण इनमें से है, बाकी एक कारण नहीं है। तो देखिए आपका है गंदी बस्तियों में परिवारों का विघटन, ये जो है दशा यही नहीं है। बाकी आप देखिए विभिन्न लोगों पर परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव भी पड़ा है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, लोगों की मनोवृत्तियों में भिन्नता दिखाई पड़ी है। ये तीनों दशाएं अंतर पीढ़ी संघर्ष का या आंतरिक पीढ़ी संघर्ष का कारण हो सकते हैं, लेकिन गंदी बस्तियों में परिवारों का विघटन ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज यानी कि द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट एरियाज व्हेन अ सोसाइटी। किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज भौतिक रूप से बहुत संपन्न हो जाता है, या संक्रमण की दशा में होता है, या आर्थिक रूप से निर्धन हो जाता है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है मेरे भैया जब संक्रमण की दशा होती है, संक्रमण की दशा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या है? एट प्रेजेंट इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज। बताएं।
तो कौन सा एक होगा भाई इनमें से चारों ऑप्शन में? तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अनुरूपता में वृद्धि, या राज्य की नीतियां, या समाज के वर्गों में विभाजन जो हो रहा है। तो वर्तमान युग में अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण जो इन चारों में से माना जा सकता है वो कारण कौन सा है भाई? एक प्रमुख कारण में नाम आएगा आपका बिल्कुल तीव्र सामाजिक परिवर्तन, यानी रेपिड सोशल चेंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से लगातार एक प्रकार से अंतरपीढ़ी संघर्ष बढ़ रहा है और हो भी रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन नेसेसरली रिलेटेड विथ इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कौन सा एक तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? हिंसा, आंदोलन, पारस्परिक विरोध, या शारीरिक शक्ति का उपयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों में से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्या है? बताइए। बिल्कुल पारस्परिक विरोध, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पारस्परिक विरोध इज राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सारे लोग सी लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? पारस्परिक विरोध ही म्यूचुअल जो एक प्रकार से कॉन्ट्रवेशन होता है उसी को बोलते हैं हम क्या? अंतरपीढ़ी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अंतरपीढ़ी संघर्ष में निम्नलिखित में से किस एक तत्व का अभाव होता है यानी कमी होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स लेक्स इन इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक तनाव। तो किस एक तत्व की कमी पाई जाती है अंतरपीढ़ी संघर्ष में? तो कमी पाई जाती है किसकी भाई? अभाव जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसका? वो पाया जाता है सामाजिक अनुरूपता का। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जब कोई वयस्क लड़की समान अधिकार पाने के लिए माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है तब इस दशा को क्या कहते हैं? इन ऑर्डर ऑफ ऑप्शन इक्वल राइट्स व्हेन एनी एडल्ट गर्ल मैरी अगेंस्ट द विशेस ऑफ हर पेरेंट्स इट इज़ कॉल्ड एज। उसको भूमिका संघर्ष बोलेंगे, अंतरपीढ़ी संघर्ष बोलेंगे, या पारिवारिक संघर्ष बोलेंगे, या वैवाहिक संघर्ष बोलेंगे इसको। तो जब ऐसा होता है कि कोई वयस्क लड़की जो है, जानकार लड़की अधिकार पाने के लिए, अपने समान अधिकार पाने के लिए माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जब विवाह करती है तो उस सिचुएशन को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसको। अगला क्वेश्चन से, अंतरपीढ़ी संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष प्रत्येक काल की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। पहला जो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि जो है करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन ही। बाकी आपके ऑप्शन करेक्ट। अंतरपीढ़ी संघर्ष में हिंसा की तुलना में विरोध का तत्व अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सी ऑप्शन आप लिख सकते हो, अंतरपीढ़ी संघर्ष पारिवारिक अभियोजन में बाधा डालता है। इसके अलावा डी ऑप्शन लिख सकते हो, अंतरपीढ़ी संघर्ष सामाजिक अनुरूपता को कमज़ोर करने की दशा है, तो बिल्कुल सामाजिक अनुरूपता को कमज़ोर करती है। ठीक है, इसके अलावा अंतरपीढ़ी संघर्ष पारिवारिक अभियोजन में बाधा भी डालता है। ठीक है, अंतरपीढ़ी संघर्ष हिंसा की तुलना में विरोध तत्व का अधिक प्रभावी होता है, जबकि भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष प्रत्येक काल की एक सार्वभौमिक विशेषता बिल्कुल भी नहीं रही है। ये अब जाकर के जब मॉडर्न युग आया है तभी अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या उत्पन्न हुई है समाज में, बाकी इससे पहले ऐसी समस्याएं नहीं हुआ करती थी। लोग अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आदर करते थे, जो बोलते थे आपके मतलब उनके पूर्वज वो किया करते थे। और आज ही है कि एक प्रकार सभी चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग और अपने पूर्वजों की बातों को, अपने माता पिता की बातों को नहीं मान रहे हैं और लगातार वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं उनसे। अगला जो चैप्टर आपका है वो है 16 नंबर चैप्टर। 16वें चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? वृद्धों की समस्या। तो वृद्धों की समस्या से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को वृद्ध लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? व्हिच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ एल्डरली बाई यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने वृद्ध लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? तो घोषित किया है किस वर्ष को? बिल्कुल 1999 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1999 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व तो सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको एक सत्य है, बाकी 4 जो है असत्य है। देखिए तो सत्य पूछा जा रहा है, तो श्रमिक वर्ग में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा बुजुर्गों की मुख्य समस्या है, नहीं बिल्कुल नहीं है ये। बौद्धिक वर्ग के बुजुर्ग आर्थिक सुरक्षा से सबसे अधिक पीड़ित है, ऐसी भी बात नहीं है। गाँव में बुजुर्ग लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं, क्या यह भी एक प्रकार से सत्य कथन है। यह परिस्थिति और भूमिका का संघर्ष सभी वर्गों के बुजुर्गों की एक प्रमुख समस्या है, तो बिल्कुल एक प्रकार से सत्य कथन आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। परिस्थिति और भूमिका का संघर्ष जो है सभी वर्गों में बुजुर्गों की एक समस्या बनी हुई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका डी आप लगा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सत्य कथन है सभी वर्गों के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जिस कार्यक्रम के लिए भारत में ऐच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है उसका नाम है। अच्छा, जो इससे पहले बुजुर्गों की समस्या को लेकर के कथन थे, यह भी सत्य ही कथन है, ऐसा नहीं कि ये सारे कथन गलत हैं। श्रमिक वर्ग में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बुजुर्ग की लोगों की समस्या, लेकिन उतना सही ये नहीं है। गांव में बुजुर्ग लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं, बिल्कुल गांव में कहाँ लोग अकेलेपन से पीड़ित होते हैं, गांव में तो लोग एक प्रकार से शहरों में लोग पीड़ित होते हैं। बौद्धिक वर्ग के बुजुर्ग आर्थिक सुरक्षा से अधिक पीड़ित होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। तो ये तीनों गलत हैं एक प्रकार से, कुछ कुछ मात्रा में कहीं कहीं पर आप देखिएगा 1-2%, 10%, लेकिन ये जो है एकदम से 100% आपका करेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लगता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, जिस कार्यक्रम के लिए भारत में ऐच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है उसका नाम है। द प्रोग्राम फॉर विच इकोनॉमिक एड ऑफ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इज इन इंडिया इज, बताएं। वृद्धावस्था का आश्रम कार्यक्रम, वृद्ध लोगों का समन्वित कार्यक्रम, वृद्ध लोगों का राष्ट्रीय कार्यक्रम या वृद्ध लोगों का संरक्षण कार्यक्रम। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वृद्धाश्रम कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताएं कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी कि 3 कथन सत्य हैं, एक कथन गलत है इनमें से। तो कौन सा कथन सत्य है भाई, देखते हैं। पहला कथन है कि बैंकों के द्वारा 60 वर्ष से अधिक लोगों के को अधिक ब्याज दिया जाता है, ये गलत बात है। अन्य राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है, ये भी नहीं सही है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को आय कर में विशेष छूट दिया थी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया डी वाला ही करेक्ट आंसर है आपका, गाँव में बेसहारा वृद्धजनों के लिए प्रति माह 1000 की वृद्धा पेंशन दी जाती है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। वृद्धा पेंशन मिलती है गांव में जिनकी बनी होती है, बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं पाते कैसे बनवाना है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी डाकघरों में वर्ष 2004 ईस्वी से किस योजना के अंतर्गत वृद्ध लोगों को अधिक ब्याज देने की सुविधा दी गई है। सिंस 2004 अंडर विच स्कीम ऑफ फैकल्टीज ऑफ पेइंग हायर इंटरेस्ट टू elderly people by all the पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, बताएं। तो भारत के सभी डाकघरों की बात करी जाए तो भारत के सभी डाकघरों में वर्ष 2004 में किस योजना के अंतर्गत वृद्ध लोगों को अधिक ब्याज देने की सुविधा दी गई थी, तो वो है एक प्रकार से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से भारत के किस वर्ग में औसत जीवन अवधि सबसे अधिक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच क्लास ऑफ इंडिया द लॉन्गविटी इन फाउंड मैक्सिमम, यानी किस वर्ग के लोग जो है उनकी औसत आयु जो है अधिक होती है जीने के लिए, कृषक वर्गों की या कारीगर वर्ग या व्यावसायिक वर्ग या पूंजीपति वर्ग। तो किसके वृद्ध ज़्यादा जीते भाई, किसके वर्ग, मतलब किस वर्ग के जो वृद्ध होते हैं ज़्यादा जीते, तो व्यावसायिक वर्ग के जो वृद्ध होते हैं ज़्यादा समय तक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो बताएं। इन विच ईयर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007 इज राइट आंसर, 2007 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखिएगा, ये अगले चैप्टर से है। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई, अगले चैप्टर का आपके नाम है
विकास की अवधारणा, आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास, चैप्टर नंबर 17। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब सामाजिक विकास का उद्देश्य मानवीय हितों पर केंद्रित होता है तब ऐसे उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज सेंट्रल ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट सच ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विकास के बारे में पूछा गया है कि जब सामाजिक विकास का उद्देश्य मानवीय हितों पर केंद्रित होता है तब ऐसे उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? तब इस प्रकार के उद्देश्य को हम क्या कहते हैं भाई? जब एक विकास जो होता है, जब सामाजिक विकास का उद्देश्य मानवीय हितों पर केंद्रित होता है तब इस प्रकार के विकास को हम बोलते हैं भाई, कौन सा विकास बोलते हैं? प्रतिमानित उद्देश्य यानी नॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा विकास के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट? नए आविष्कार, औद्योगिकरण, गतिशीलता या सभी? बताएं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी एक दशा विकास के लिए आवश्यक है? तो दशा जो विकास के लिए आवश्यक है वो है, ये सारी दशाएं जो है विकास के लिए ही आवश्यक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए या न्यू इनोवेशन की बात की जाए यानी नवाचार की या नए आविष्कारों की, या मोबिलिटी की बात की है, गतिशीलता की। जब तक गतिशीलता नहीं होगी तब तक विकास कैसे हो सकेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। विकास की प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज। बताएं रेखीय होती है, लाइनर या चक्रीय होती, साइक्लिकल या समानांतर होती, पैरेलल, या फिर एक प्रकार से इनमें से कोई नहीं होती। तो विकास की जो प्रकृति होती है वो हमेशा और हमेशा कैसी होती है? लाइनर होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। आर्थिक विकास मतलब आर्थिक संसाधनों तथा नई प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव की निर्भरता में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? बताएं। रिडक्शन इन ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट थ्रू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज अनुकूलन यानी एडाप्टेशन, या विकास यानी डेवलपमेंट, या उद्विकास यानी एवोल्यूशन, या प्रगति यानी प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक संसाधनों तथा नई प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव की निर्भरता में होने वाली कमी को हम क्या बोलते हैं? तो इस कमी को हम बोलते हैं मेरे भैया, क्या बोलते हैं इस कमी को? इस कमी को हम बोलते हैं प्रगति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट? नियोजन यानी प्लानिंग, अभौतिक संस्कृति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चरल या लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, या जनसंख्या का छोटा आकार यानी स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्या भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजन। इसको बोलते हैं प्लानिंग। विकास के लिए नियंत्रित निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक है? नियोजन आवश्यक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास सूचकांक का उल्लेख किया है? आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ इंडियन सोशलॉजिस्ट हु डिक्लेयर्ड सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स इन रेफरेंस टू इंडिया? एम.एन. श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, या राधा कमल मुखर्जी, या ए.आर. देसाई? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? बताएं। नेम ऑफ द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु ऑप्शनड नोबेल प्राइज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है भाई? बिल्कुल अमर्त्य सेन जी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सन 2017 के आंकड़ों के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2017। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो कौथा था भाई? वो स्थान एक प्रकार से अगर बात की जाए तो 126वां था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से, ओके, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और मॉडल पेपर अगर और आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में हमारे तमाम सारी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? हु रोट द बुक द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगला जो चैप्टर है आपका, ये जो प्रश्न आ रहा है ये विकास के सिद्धांत में से आ रहा है। विकास के सिद्धांत को दिया है स्मेल्सर महोदय ने, लर्नर महोदय ने और रोस्टो महोदय ने। 3 व्यक्तियों ने विकास के सिद्धांतों के बारे में विधिवत तरीके से अध्ययन किया है। तो यहाँ से जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर कौथा आइए, चैप्टर नंबर है 18 आपका। कौथा चैप्टर है भाई? 18वां चैप्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है? द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है भाई? इस पुस्तक को लिखा है किसने? स्मेल्सर महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्मेल्सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके 100% आने वाला है। द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मेल्सर महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। रोस्टो के द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से निम्नांकित में से कौन सा स्तर सही नहीं है? आउट ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेजेंटेड बाई रोस्टो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट करेक्ट? तो पारंपरिक समाज का स्तर, क्या ये गलत है? मतलब गलत ही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल पारंपरिक समाज का स्तर ये इनके 5 स्तरों में शामिल है। परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर ये भी शामिल है। आत्मस्फूर्ति का स्तर ये भी शामिल है। उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर ये नहीं शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जो एक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है वो किया गया लर्नर के द्वारा। यानी प्रश्न है आपका, हु propounded द साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ डेवलपमेंट? लर्नर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लर्नर के द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किस साधन के द्वारा मध्य पूर्व के देशों में राजनैतिक एक आर्थिक बदलाव की बात कही गई है? इन द थियरी ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंटेड बाय लर्नर by which means the political and economic change is suggested in Middle East countries? तो जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन या परंपरा का पालन, ऑब्जर्वेंस मतलब ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रेडिशन या समाजवाद यानी सोशलिज्म, या आर्थिक क्रांति यानी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, जनसंचार बोलते हैं इसको। लर्नर के द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किस साधन के द्वारा मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाव की बात कही गई है? जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुस्तक भी। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी? तो इस पुस्तक को किसने लिखा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है लर्नर, यानी कि डेनियल लर्नर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका, देखिएगा, आर्थिक तथा सामाजिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करके विकास को समझने का सुझाव किसने प्रस्तुत किया है? हु सजेस्टेड टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट बाई इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मेल्सर महोदय वही ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नांकित में से रोस्टो ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड बाई रोस्टो एज द स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेनियड ग्रोथ? तो किसको कहा है भाई? परिपक्वता की प्रेरणा के स्तर को उन्होंने एक प्रकार से स्वप्रेरित विकास का स्तर बोला है।
ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी पुस्तक का लेखक कौन है बताएं। इस पुस्तक को किसने लिखा है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है स्मेल्सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को जानने का प्रयास किया, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। एक पुस्तक और ध्यान रख लीजिएगा, एक पुस्तक है कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है कॉलिन क्लार्क। ये पुस्तक फेमस आपकी परीक्षा में आ सकती है। कौन सी पुस्तक भाई, ध्यान रखिएगा, कौन सी पुस्तक है? कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। किसने लिखा है? कॉलिन क्लार्क ने लिखा है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर का क्या नाम है? अगले चैप्टर का आपके नाम है 19 नंबर चैप्टर। 19 नंबर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? अल्प विकास तथा निर्भरता। अब इसमें केंद्र प्रधि का सिद्धांत है, फ्रैंक महोदय ने दिया। असमान विकास समीर अमीन ने दिया। वैश्वीकरण का विकास गिडेंस ने। तो इन सभी के बारे में आपको जानना है। तो आइए देखते हैं हम कि अल्प विकास और निर्भरता को लेकर के किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। अल्प विकास एवं निर्भरता। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व बाजार व्यवस्था साम्राज्यवादी शोषण की वह व्यवस्था है जो अल्प विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को बढ़ाती है। यह विश्लेषण किसका है? वर्ल्ड मार्केट सिस्टम इज ट्रस्ट फ्रॉम द कॉम्प्रिलिस्टिक एक्सपोर्टेशन विच, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? इन विच enhances dependency of under development nations of developed nations whose is the analysis। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो विश्व व्यापार व्यवस्था साम्राज्यवादी शोषण की वह व्यवस्था है जो अल्प विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को बढ़ाती है। यह विश्लेषण किसका है? तो यह विश्लेषण किसका है भाई? यह विश्लेषण है किसका? बिल्कुल लेनिन महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु प्रोपाउंडेड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था भाई? तो किसने किया था? बिल्कुल किया था किसने भाई? बिल्कुल आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, केंद्र तथा परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण है। यह विचार किसका है? द कंसिक्वेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन सेंटर ऑफ प्रिफरी इज द एक्सपोर्टेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हुज इज द व्यूज। बताएं, केंद्र तथा परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण है। यह विचार किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह विचार किसका है भाई? यह विचार है ए.जी. फ्रैंक महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किसका? ए.जी. फ्रैंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, किसने दोहरी अर्थव्यवस्था को अल्प विकास का एक कारण माना है? हु रिगार्डेड द ड्यूल इकोनॉमी एज द केस ऑफ अंडर डेवलपमेंट। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? गुन्नार मिल्टन, श्यामा चरण दुबे या यस्सी दुबे जिनको आप बोलते हैं, या पेट्रिम सोरोकिन या एडम स्मिथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने दोहरी अर्थव्यवस्था को अल्प विकास का एक कारण माना है? तो किसने माना है? गुन्नार मिल्टन ने माना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न राष्ट्रों का अल्प विकास निम्नांकित में से किस दशा का परिणाम है? द अंडर डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। बताने का प्रयास करेंगे। निर्धन राष्ट्रों का अल्प विकास निम्नांकित में से किस दशा का परिणाम है? तो पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है, कैपिटलाइज्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अल्प विकास से संबंधित फ्रैंक के विचार किससे प्रभावित थे? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपका है, अल्प विकास से संबंधित फ्रैंक के विचार किससे प्रभावित थे भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किससे प्रभावित थे वो? बताएं। फ्रैंक व्यूज रिगार्डिंग अंडर डेवलपमेंट वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूम।
तो किससे प्रभावित थे भाई? बिल्कुल वो पाल बर्रा से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया के 4 आयामों में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? आउट ऑफ द 4 डिमेंशंस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंटेड बाई गिडेंस, विच वन ऑफ देयर फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सांस्कृतिक आयाम, कल्चरल डिमेंशन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसने विकसित देशों को महानगर तथा अल्प विकसित देशों को उपग्रह शब्द से संबोधित किया? हु एड्रेस डेवलपमेंट नेशंस एज मेट्रोपोलिस एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस एज सैटेलाइट? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि किसने विकसित देशों को महानगर तथा अल्प विकसित देशों को उपग्रह से संबोधित किया? तो किसने किया था ऐसा? किसने किया था भाई? एजी फ्रैंक ने ही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइवन डेवलपमेंट? तो समीर अमीन का है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। निर्भरता की दशा को वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित करके किसने स्पष्ट किया? हु एक्सप्लेन्ड द कंडीशंस ऑफ डिपेंडेंसी इज इन रिलेशन टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? निर्भरता की दशा वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित करने का सिद्धांत जो या उसको ऐसा करने मतलब किसने स्पष्ट किया इसको? बताएं किसने स्पष्ट किया था भाई? तो स्पष्ट किया है एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों जो नीचे वाले हैं। असमान विकास का समीर अमीन और आपका निर्भरता की दशा को वैश्वीकरण की प्रक्रिया संबंधित माना है एंथोनी गिडेंस ने। तो ये दोनों करेक्ट आंसर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है वो 20वां प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न में आपको पढ़ना है विकास के मुद्दे, कृषि से संबंधित जो संकट होते हैं उसके बारे में जानना है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक कृषक आत्महत्याओं की दर किस अवधि में पाई गई है? इन विच पीरियड द रेट ऑफ फार्मर्स सुसाइड्स वाज फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया? तो बताइए ब्रिटिश काल में ऐसा ज़्यादा हुआ है, कृषक लोग आत्महत्या ज़्यादा करे हैं, या 1951 से 1971 के बीच, या 1971 से 1991, या 1991 के बाद? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 1991 के बाद से आप देखिए किसान ने आत्महत्या ज़्यादा करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत करी किसने? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिजनल मैन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत करी भाई? रॉबर्ट रेडफील्ड, या रॉबर्ट ई पार्क, या रॉबर्ट मर्टन, या राल्फ लिंटन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ई पार्क महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी, ई पार्क ने, रॉबर्ट ई पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक दशा ने भारत में किसानों के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एडवाइजरली अफेक्टेड फार्मर्स इंटरेस्ट्स इन इंडिया? बताएं एक दशा कौन सी है जो भारत में किसानों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती? महंगाई में वृद्धि, या किसान आंदोलनों का राजनीतिकरण, या समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद में कमी, या पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? तो ये प्रतिकूल प्रभाव किया है एक दशा ने भारत में किसानों के हितों को लेकर के, इन चारों में से अगर देखा जाए तो जो किसान आंदोलनों का राजनीतिकरण हुआ है ये ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सन 2022 के आम चुनाव के समय छोटे कृषकों को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा? एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश इन 2022, मतलब एक प्रकार से 2022
यानी कि या फिर 2022 बोलते हैं इसको। द फॉर्म्स हैड टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, बताएं। उत्तर प्रदेश में सन 2022 के आम चुनाव के समय छोटे कृषकों को निम्नांकित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो उस समस्या कौन सी थी भाई? तो उस समस्या का नाम है आवारा पशुओं के द्वारा फसल को हानि हो रही थी। जो बदया गाय है जंगल में रहती है, तो उनके कारण से आवारा पशु बहुत ज़्यादा छुट्टे थे, इसके कारण से बहुत ज़्यादा हानि हुई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से किसने भारत में हरित क्रांति से छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की चेतावनी दी थी? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वार्नड अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑन स्मॉल फार्म्स ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में हरित क्रांति से छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चेतावनी किसने दी थी? तो किसने दी थी भाई? बिल्कुल BKRB ने दी थी। ऑप्शन नंबर BKRB राव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे व्यापक किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द मोस्ट एक्सटेंस फार्मर्स मूवमेंट वाज लॉन्च इन इंडिया, बताएं। तो कब हुआ था भारत में व्यापक किसान आंदोलन? तो ये जो किसान आंदोलन व्यापक रूप से हुआ है वो कब हुआ है भाई? 2020 में ही हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगले चैप्टर से आपका प्रश्न है। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है? 21 नंबर चैप्टर है। 21वें चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? 21वें चैप्टर का आपके नाम है मानव संसाधन विकास एवं कौशल बेरोजगारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपके परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को एकदम से, ठीक है। मानव संसाधन विकास और कौशल बेरोजगारी से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव संसाधन विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत करी? हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बताएं। तो मानव संसाधन विकास की जो प्रथम अवधारणा सबसे पहले जो प्रस्तुत किया है वो किसने किया है? वो किया है लियोनार्ड नेडलर ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव संसाधन विकास के लिए किसने मानव शक्ति की शारीरिक कुशलता, कार्य तथा मानसिक झुकाव को आवश्यक माना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हु रिगार्डेड फिजिकल फिटनेस, डेक्सटेरिटी एंड माइंड सेट नेसेसरी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास के लिए किसने मानव शक्ति की शारीरिक कुशलता, कार्य कुशलता और मानसिक झुकाव को आवश्यक माना है? तो किसने माना है भैया? गुरनार मिल्डल ने माना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रोजगार के प्रशिक्षण की नियोजित व्यवस्था का संबंध निम्नांकित में से किस दशा से है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू द प्लान्ड सिस्टम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रोजगार के प्रशिक्षण की नियोजित व्यवस्था का संबंध जो है किस दशा से है? तो किस दशा से भाई? तो ये औपचारिक मानव संसाधन विकास से भी है, औद्योगिक विकास से भी है, लघु उद्योगों के विकास से भी है, इन सभी से है। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई? इन विच ईयर द प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो भारत में जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है वो घोषित की गई कब भाई? 2020 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव संसाधन विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी दशा अपरिहार्य है? अच्छा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट हमेशा प्रश्न आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मानव संसाधन विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी दशा अपरिहार्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इंडिपेंडेंसेबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में श्रम शक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी टू इंक्रीज वर्किंग इफिशियंसी ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया, बताएं। प्रेरणा व्यवस्था, स्नातकोत्तर शिक्षा, रोजगार केंद्रों द्वारा परामर्श या सरकारी सेवाओं की में वृद्धि, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा। भारत में श्रम शक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो दशा है कौन सी भाई? वो दशा है प्रेरणा व्यवस्था।
ठीक है, इंसेंटिव सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में मानव संसाधन विकास में बाधक नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन इंडिया बिफोर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नहीं है। पूछा जा रहा है कि भाई मानव संसाधन विकास में बाधक नहीं भारत में दशा, तो कौन सी दशा बाधक है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। तो दशाओं में जो बाधक दशाएं हैं उनकी अगर बात कर ली जाए, देखिए प्रशिक्षित मानव शक्ति का पलायन, प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, ये सब बाधक नहीं है। बाकी संचार के साधनों में कमी होगी, तो ये भारत में मानव संसाधन विकास में बाधक दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है भाई ये विश्व युवा कौशल दिवस? विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्न ये आने वाला है, ये बात एकदम से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न जो है अगले चैप्टर से आपका है। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? चैप्टर का नाम है आपके सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बताइए सभी लोग। अच्छा, एक प्रश्न पूछा आता है सतत विकास को लेकर के कि सतत विकास लक्ष्यों की सूची भारत के नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष जारी की गई है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो 2018 में जारी की गई, बात थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है आपका? देखिए प्रश्न आपका आ चुका है, किस अधिनियम, एक मिनट, नहीं, जो अगला चैप्टर था वो सतत विकास का है, लेकिन ये चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर का नाम है विकास जनित विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की नीति। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा जनजातियों के पक्ष में वन नीति प्रस्तावित की गई है? बाई व्हिच एक्ट द फॉरेस्ट पॉलिसी वाज प्रपोज्ड इन फेवर ऑफ ट्राइब्स? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय वन नीति 2019। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भूमि से विस्थापन के कारण संस्कृति के दुष्प्रभाव, मतलब संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस दशा को किसने सांस्कृतिक संहार के नाम से संबोधित किया? तो किसने किया है भाई इसको किया टी.के. ओमन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, विकास के सामाजिक परिणामों के संदर्भ में विकास व्याधिकी की चर्चा किसने की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो विकास व्याधिकी की जो चर्चा करी है वो किसने करी है भाई? टी.के. ओमन ने ही करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से विस्थापन को क्या कहा जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट कैन बी कॉल्ड एज? बताएं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक बाध्यताकारी दशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा? निम्नलिखित में से विस्थापन को क्या कहा जाएगा? तो निम्नलिखित में से विस्थापन को क्या बोलेंगे भाई? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। बिल्कुल, एक बाध्यताकारी दशा ही बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा विस्थापन का परिणाम नहीं होती है? Which one of the following conditions is not a consequence of displacement? तो कौन सी परिणाम नहीं होती भाई इनमें से? देखिए, सामाजिक बहिष्कार से उत्पन्न स्थान परिवर्तन ये नहीं होता है। बाकी युद्ध के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन होता है, बिल्कुल। अगर किसी क्षेत्र में युद्ध हो गया तो वहाँ से पलायन हो जाता है, लोगों का अलग बसा दिया जाता है उनको, तो उनका विस्थापन होता है। भूकंप के कारण से लोग अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा कुटीर उद्योगों के पतन से ग्रामीण कारीगरों और नगर की और लोग भागते प्रवास करते। जब कुटीर उद्योग यानी जो छोटे उद्योग थे, हाथों से बनाने वाली मशीनें थीं या हाथों से बनाने वाले काम थे, वो ख़त्म कर दे के मशीनें सारी काम करने लगी, तो लोग शहरों को कमाने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये तीनों चीज़ें जो है, ये दशाएं ऐसी हैं जो कि विस्थापन का परिणाम होती हैं।
जबकि सामाजिक बहिष्कार से उत्पन्न स्थान परिवर्तन ये कोई परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में जनजातीय लोगों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स ऑक्योर्ड? फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत में किस राज्य में जनजातीय लोगों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है? सबसे अधिक विस्थापन जो हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दशा विस्थापन का कारण है? आउट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस व्हिच इज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो बांधों और जलाशयों का निर्माण, ये भी एक प्रकार जहाँ पर बांध बनता है, जलाशय का निर्माण होता है, तो वहाँ से भी विस्थापन होता है लोगों का। नई वन नीतियाँ थी तो भी लोगों का एक प्रकार निष्कासन होता है। नगरों के विस्तार से भी लोगों का एक प्रकार से विस्थापन होता है। यानी कि ये सभी ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ चुका है। अब जो प्रश्न आएगा वो सतत विकास को लेकर के आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो सतत विकास का मतलब सीधा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब प्रश्न यहाँ से आते हैं। और सतत विकास का मतलब होता है कि लगातार होने वाला विकास, ऐसा विकास जो कि हम तो विकसित हो ही रहे, लेकिन ऐसी दशा, मतलब ऐसा हम विकास इतना भी ज़्यादा ना कर लें या प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन ना कर लें जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उन संसाधनों का उपयोग ना कर पाएँ। इसीलिए हमको संसाधनों का उचित और तर्कसंगत तरीके से दोहन करना चाहिए, ताकि जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी, उसके लिए भी संसाधन बचा रह सके। प्रश्न आपका है, यूएनओ के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की कार्यसूची में पहला लक्ष्य क्या है? बताएं, पहला लक्ष्य क्या है? फटाफट से बताएंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट गोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा रिलीज्ड बाय यूएनओ? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक प्रकार से पहला लक्ष्य रखा गया है वो कौन सा लक्ष्य है? पहला लक्ष्य है आपका निर्धनता की पूर्ण समाप्ति, नो पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लक्ष्यों का मूल आधार है, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज। तो सतत विकास का क्या लक्ष्य है भाई? सतत विकास का लक्ष्य है, देखिए, आर्थिक विकास, लैंगिक विकास, या आंतरिक शांति, या कोई पीछे न छूटे। तो लीव नो बिहाइंड, कोई पीछे न छूटे, सभी का विकास हो, ठीक है, सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की कार्यसूची में सम्मिलित है? आउट ऑफ द फॉलोइंग which is include in sustainable development agenda? तो कार्यसूची में कौन सम्मिलित है भाई? तो इसी कार्यसूची में कौन सम्मिलित है फटाफट से आप बताएंगे। तो बिल्कुल आंतरिक शांति तथा न्याय भी सम्मिलित है, जलचरों के जीवन का संरक्षण भी संकलित है, औद्योगिक विकास और जलवायु संरक्षण भी संकलित है, यानी कि ये सारी चीज़ संकलित है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सतत विकास लक्ष्यों की सूची भारत के नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष जारी की गई? इन विच ईयर द नीति आयोग ऑफ इंडिया रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो कब जारी की गई भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की सूची भारत के नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी? तो वो की गई थी भाई कब? वो 2018 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2018 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन तथा निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? इन इंडिया हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटर द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में मतलब कि बताएं, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन तथा निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या गृह मंत्रालय? तो किसकी है भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल किसकी? नीति आयोग की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों के योजना क्षेत्र में सराहनीय प्रयत्न किया है? व्हिच स्टेट द इंडिया फॉर्म्ड एडमिनरेबल इफोर्ट इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? किस प्रदेश ने ऐसा किया है भाई? बताएं, सराहनीय प्रयत्न किया है तो किस राज्य ने किया है? तो उस राज्य का नाम है बिल्कुल केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की सूची को किस नाम से संबोधित किया गया है? बाई विच नियम द इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज एड्रेस्ड बाई द यूएन जनरल असेंबली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 की कार्यसूची, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास का वह रूप जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित आधारित करता है उसे क्या कहा जाता है? द टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच इज बेस्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नीड इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज राइट आंसर। सी ऑप्शन में आपको दिया सतत विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है पारिस्थितिकी तथा विकास, यानी वैश्विक उष्णता यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जब विकास होता है तो विकास के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ती हैं। हालांकि इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न देखेंगे कि 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने विकसित की थी? हु आर द फर्स्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी इन 1925। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, पार्क एवं बर्गेस इज राइट आंसर। बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, द पॉलिटिकल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है किसने भाई? एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमेजिंग द ओजोन लेयर, बताएं। तो ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस ज़्यादा जिम्मेदार है भाई? तो वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस। ये एक प्रकार से रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती, फ्रिज वगैरह से। ये गैस ओजोन की परत में एक प्रकार से छेद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस मानी जाती है और सबसे एक प्रकार से ये खतरनाक गैस है CFC। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओजोन परत को एक प्रकार से ख़त्म कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम क्या है? व्हाट इज़ क्लब ऑफ रोम? क्लब ऑफ रोम क्या है भाई? क्लब ऑफ रोम जो है वो क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्लब ऑफ रोम की अगर बात की जाए तो क्लब ऑफ रोम जो है ये क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो क्लब ऑफ रोम जो है आपका इटली के अनेक उद्योगपतियों, व्यापारिक सलाहकारों तथा प्रशासकों का एक संगठन है, उसी को बोलते हैं क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? आप सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न आपका आएगा पर्यावरण दिवस वाला। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण नीति किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। तो कब पारित हुआ आप सभी को पता होगा, कब पारित हुआ? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, 1986 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये लास्ट स्लाइड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक उष्णता का प्रमुख लक्षण क्या है? विच इज़ द मेन फीचर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, बताएं। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्णता का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका प्रमुख लक्षण क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से में विश्वव्यापी वृद्धि हो रही है, ऊपरी ध्रुव पर बर्फ में कमी हो रही है, चूँकि बर्फ पिघल रहे हैं और बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र की जलस्तर में वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व ओजोन दिवस की अगर बात की जाए तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वायुमंडल में जो गैसें पृथ्वी पर संतुलित तापक्रम बनाए रखती हैं उनके प्रभाव को क्या कहा जाता है? द इफेक्ट ऑफ गैसेस व्हिच मेंटेन बैलेंस्ड टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो उन गैसों को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो एक प्रकार से तापक्रम को बनाए रखती हैं, तापमान को एक प्रकार से वायुमंडल को गर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो किसने एक प्रकार से इसको खोजा था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जॉन टिंडाल। जॉन टिंडाल इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन टिंडल,
बिल्कुल, जॉन टिंडाल इज़ राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जाना। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, पूछे जा सकते थे। एक आध प्रश्न आपसे और बन सकता है कि भाई नमामि गंगे योजना इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई? नमामि गंगे योजना जो शुरू की गई थी 2014 में। 2014 में नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, और ये बताइए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो हुई है वो 2010 में हुई। कब हुई है? 2010 में हुई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, यानी पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जाना। पूरे के पूरे सिलेबस से बनने वाले हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने 2 वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको दिया, जिसमें हमने सभी के बारे में जानने का प्रयास किया, हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा, इसी प्रकार से अगला वीडियो पड़ा हुआ उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी हमने विस्तार से हर एक चीज़ों के बारे में बताया। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करी, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की वीडियो में हमने सोशियोलॉजी का लिखित मॉडल पेपर दिया था, जिसमें हमने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करी है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये तमाम सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, समाजशास्त्र BA 4th सेमेस्टर टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको बता दूं कि हर परीक्षा में, हर दृष्टि से, हर विश्वविद्यालयों की दृष्टि से यह प्रश्न पत्र यानी कि यह मॉडल पेपर बिल्कुल ठीक है और इसी से प्रश्न आने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।